एक सपना था जो भारत की आजादी के साथ जुड़ा था, एक ऐसे देश का जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। लेकिन क्या हुआ, आजादी के बाद के सपनों को आखिर कौन ले गया? इस वीडियो में हम उस कहानी को समझेंगे जो अक्सर हेडलाइंस के नीचे दबा दी जाती है। एक कहानी जिसमें करप्शन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इनएफिशिएंट गवर्नेंस और सेल्फिश लीडरशिप का बोलबाला है। एक कहानी जिसमें आम जनता हर बार सेक्रीफाइस करती है और पॉलिटिशियंस अपने फायदे उठा लेते हैं। 1947 का साल सिर्फ आजादी का साल नहीं था, बल्कि एक ऐसे दाग का साल था जो हमेशा के लिए हमारे इतिहास पर छा गया। पार्टीशन। सर साइरल रैडक्लिफ ने एक लाइन ड्रॉ की और उसके साथ ही भारत के दो टुकड़े हो गए। लेकिन पार्टीशन की असली ट्रेजेडी थी ह्यूमन कॉस्ट। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और एक कम्युनल वायलेंस का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर दिया। लेकिन क्या पार्टीशन को संभाला जा सकता था? क्या ये एक फेलियर नहीं था हमारे नेतृत्व का, जो देश को यूनाइट रखने में असफल रहा? आजादी के बाद नेहरू जी ने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया। मकसद अच्छा था, इक्वालिटी और सेल्फ रिलायंस, लेकिन लाइसेंस राज ने इकोनॉमी को बांध दिया। एक फैक्ट्री खोलनी हो या नए प्रोडक्ट्स बनाने हो, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में था। पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के करप्शन का स्केल यहाँ से शुरू होता है। जब प्राइवेट बिजनेसेस को क्रश किया गया, तब एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन का भी सपना क्रश हो गया। 1950s और 60s में इंडिया की ग्रोथ रेट सिर्फ 3.5% थी, जबकि इसी वक्त साउथ कोरिया जैसे देश एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे थे। यहाँ सवाल ये है, क्या हमारे पॉलिटिशियंस ने अपनी ईगो और आइडियोलॉजी के चक्कर में देश का भविष्य बर्बाद कर दिया? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब डेमोक्रेसी को एक तरफ रख दिया गया और डिक्टेटरशिप का नंगा नाच शुरू हो गया। सब कुछ सेंसर्ड था, न्यूज़पेपर्स, स्पीचेस और यहाँ तक कि आम आदमी की आवाज भी। इसके पीछे का रीजन था उनकी पावर को बचाने का ऑब्सेशन। और इस इमरजेंसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा? 1,11,000 लोगों को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। प्रेस को पूरा का पूरा म्यूट कर दिया गया और अपोजिशन लीडर्स को टॉर्चर किया गया। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, इमरजेंसी के बाद भी क्या पॉलिटिशियंस ने पावर का गलत इस्तेमाल करना बंद किया? क्या ये एक ऐसे पॉलिटिकल कल्चरल की शुरुआत थी जो आज भी चली आ रही है? ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी अपनाई थी और हमारे नेताओं ने उसी को कॉपी किया। वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब है लोगों को रिलीजियन, कास्ट और कम्युनिटी के नाम पर बांटना। हर इलेक्शन से पहले आप देखेंगे प्रॉमिसेस सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को दिए जा रहे हैं, ना कि पूरे देश के लिए। और इसका रिजल्ट क्या निकला? यूनिटी की जगह डिवीजन बढ़ गया और कम्युनल राइट्स कॉमन हो गए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। 1984 का सिख राइट्स, जब पॉलिटिशियंस के इन्फ्लुएंस ने पूरी कम्युनिटी को टारगेट बनाया। Because the Congress Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. The Hindus are violently opposed to it. दूसरा एग्जाम्पल 1992 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट करके वोट्स लिए गए और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? आज भी एक आम आदमी रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर अपना वोट देता है। पॉलिटिशियंस के लिए डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी ये फालतू के मुद्दे हैं जो सिर्फ देश को पीछे खींचते हैं। आज तक इंडिया में जितना पैसा करप्शन में गया है, अगर वो डेवलपमेंट में लगता तो शायद हम दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में होते। बोफोर्स स्कैम से लेकर कोल स्कैम और विजय माल्या जैसे केसेस तक पॉलिटिशियंस और उनके क्लोज एसोसिएट्स ने हजारों करोड़ों रुपए का घपला किया है। इनमें से कुछ मेजर स्कैम्स हैं। 2G स्कैम, 1.76 लाख करोड़ का स्कैम जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, भारत की इज्जत के साथ खेला गया और पब्लिक फंड्स का मिसयूज किया गया। जब पॉलिटिशियंस का असली ध्यान पैसा बनाने में है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 सेक्टर्स एक देश की ग्रोथ की फाउंडेशन होते हैं, लेकिन भारत में इन्हें सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया है। पॉलिटिशियंस के लिए फ्लाईओवर्स और स्टैचूज बनवाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को सुधारना नहीं। आज भी हर साल 5 लाख लोग बेसिक हेल्थ सर्विसेज की कमी की वजह से मरते हैं। रूरल स्कूल्स में टीचर्स और बेसिक फैसिलिटीज की कमी है। लेकिन ये साइकिल तोड़ना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। यूथ एक्टिविज्म और अवेयरनेस के जरिए हम नए लीडर्स को प्रमोट कर सकते हैं जो ऑनेस्टी का पथ अपनाएं। सोशल मीडिया और RTI एक्ट जैसे टूल्स से अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन है आप ऑडियंस से,
क्या आप सोच रहे हैं कि हम इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए रेडी हों। इंडिया को दोबारा एक सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। ये देश हमारा है और इसका फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो आप तैयार हैं एक नए भारत के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।